हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज। इस सीरीज में का 7 लेक्चर चल रहा था जिसमें हम लर्निंग कर रहे थे अधिगम, और अधिगम का पार्ट 4 आज करेंगे। पार्ट 4 में हम करेंगे जो निर्मितवाद अवधारणा है, जो रचनावाद है, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहा गया है, इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके समर्थक कौन कौन हैं? इसके समर्थक हैं जॉन डीवी, जीन पियाजे, जिसकी थ्योरी हमने संज्ञानात्मक विकास में पढ़ ली है, जेरोम ब्रूनर, जिसकी हम अभी थ्योरी पढ़ेंगे इसके साथ ही, जिसको जो नया संज्ञानात्मक सिद्धांत है यानी मॉडर्न जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इसके जनक हैं लेव वाइगोत्स्की, और हावर्ड गार्डनर इसके समर्थक हैं। अब ये क्या कहता है कि यह संज्ञानात्मक का उच्चतम स्तर है, यानी एक संज्ञानात्मक का पार्ट है संज्ञानात्मकवाद का, और ये उससे ऊंचा है, सबसे टॉप का है, जिसमें बालक द्वारा सक्रिय मानसिक प्रविधियों द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। यानी ये किस पर फोकस कर रहा है? ज्ञान का निर्माण एक्टिव रूप से होता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। बालक अर्थ व ज्ञान का निर्माता एवं सृष्टिकर्ता है। यानी बालक है वहीं ज्ञान का निर्माता है और वहीं अपने सृष्टि का निर्माता है। यानी अपनी सृष्टि, अपने ज्ञान, अपने व्यवहार का निर्माता कौन है? बालक संव्य है। और कैसे करता है? यही निर्मितवाद बताता है। केंद्रीय भाव ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण बालक द्वारा होता है। यानी नवीन ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा होता है? अनुभव के द्वारा बालक करता है, यानी जो उसके पुराने पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर। अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रविधि है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद दो प्रकार पढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्टिविस्ट के। जो कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो उसमें उसके जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। और जो सामाजिक निर्मितवाद है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इसके जनक हैं लेव वाइगोत्स्की। तो हमने जीन पियाजे को पढ़ लिया, हम किसको पढ़ेंगे यहाँ पर? लेव वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। इसके साथ में जेरोम ब्रूनर है, इसके सिद्धांत को भी पढ़ लिया जाएगा। निर्मितवादी अधिगम के अंतर्गत बालक की आलोचनात्मक चिंतन, यानी इस प्रकार के अधिगम में क्या सिखाते हैं? हम बालक को एक आलोचनात्मक चिंतन करना सिखाते हैं, उसके अपसारी चिंतन का विकास करते हैं, समस्या समाधान प्रविधि में भी हम उसको निपुण बनाते हैं। अधिगम स्थानांतरण कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इस पर भी फोकस रहता है। निर्मितवाद में अधिगमकर्ता किस प्रकार का होता है? अधिगमकर्ता समावेशक होता है, यानी जो भी ज्ञान की बातें मिल रही है उसका समावेश करता रहता है और निरीक्षण करता है अपने आसपास के पर्यावरण का, विचारों को आकार देते हुए, और ज्ञान का निर्माण करता है। सम्य अर्थों का निर्माण करता है, यानी खुद है वो भी अर्थों का निर्माण करता है। इसकी विशेषताएं हैं कि उत्पत्ति किससे हुई है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी से हुई है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है इसकी। यह बाल केंद्रित उपागम है, यानी चाइल्ड सेंटर साइकोलॉजी है ये। इसके अनुसार बालक पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी उसके पूर्व अनुभव है उसके आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, और ज्ञान का निर्माण सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक किसने कहा था? सामाजिक कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। इस उपागम में छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके समस्या प्रदान कर दी जाती है, यानी समस्या समाधान की भी बात की है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, या फिर सहायककर्ता, मित्र, या फिर अनुदेशक। यानी शिक्षक क्या है? एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है, जिससे फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है और बालक ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्मितवादी उपागम का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बालक सम्य ज्ञान का निर्माण कर सके। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके समस्या समाधान, खोज, उपागम, पूछताछ, संपूर्ण से अंश की ओर और शिक्षण विधियों पर बल दिया जाता है। यानी ये शिक्षण विधियां हैं इसके अंतर्गत। अध्ययन सामग्री पाठ्य पुस्तकों का स्थान, मैनिपुलेटेड अध्ययन सामग्री। यह उपागम शिक्षक की सीमित भूमिकाओं पर बल देता है, यानी भूमिका शिक्षक की इतनी नहीं है बल्कि किसकी है? बालक की है। शिक्षक क्या करेगा? उसे अध्ययन के लिए पर्यावरण उपलब्ध करवाएगा, एक फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा और सम्य ज्ञान का निर्माण करेगा बालक। इसके अंतर्गत बालक की जिज्ञासा में जागृत करके पूर्व अनुभव के प्रशिक्षण पर बल देते हैं, और शिक्षार्थी सम्य है
स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने पर बल देते हैं। अब हम सबसे पहली जो इसकी थ्योरी जो हमने पढ़ ली थी वो थी जीन पियाजे की। ये है दूसरी थ्योरी जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो है सामाजिक निर्मितवाद, और किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। इनकी एक पुस्तक है थॉट्स एंड लैंग्वेज। थॉट्स एंड लैंग्वेज, ये है लेव वाइगोत्स्की की पुस्तक। किसने प्रतिपादन किया? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का, सामाजिक निर्मितवाद का, वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ये मानते हैं, जैसे जीन पियाजे ने माना था सक्रिय रूप से खुद करता है बालक निर्माण, ये मानते हैं कि बालक निर्माण स्वयं करता है, लेकिन इसमें सामाजिक, सोशल और जो उसकी कल्चरल वैल्यू है इसकी भी भूमिका रहती है। तो ये माना था लेव वाइगोत्स्की ने। यानी मन एक संयुक्त, यानी मन है या फिर व्यवहार है या फिर नॉलेज है, वो एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है जो कि वयस्क एवं बच्चों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी ज्ञान का निर्माण बच्चे एवं वयस्क है, इनके बीच में अंतःक्रिया से होता है। वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना। बालक ज्ञान का निर्माण सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में करते हैं, यानी इन्होंने पूरा का पूरा फोकस सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में किया। बालक भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार क्या है? आत्म भाषा, क्योंकि इन्होंने भाषा 3 प्रकार की बताई जो हम आगे देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक होती है, न कि संज्ञानात्मक। ज्ञान है वो बाह्य वातावरण में स्थित एवं सहयोगी है। परिवार कौन कौन से हैं? परिवार, समुदाय, मित्र, बालक, विद्यालय है वो बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं। परिवार, समुदाय, मित्र, क्योंकि ये आपके सामाजिक और कल्चरल वैल्यू को बनाते हैं। अब इन्होंने एक अवधारणा दी थी जिसमें 3 प्रकार के वर्ड इन्होंने बताए। एक तो था ZPD, एक दूसरा था MKO और तीसरा था स्कैफोल्डिंग। काफ़ी पूछा जाता है कि क्या है ये। अब जैसे ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे फोकस कीजिए कि आप किसी कार्य को इस क्षेत्र तक कर सकते हैं, यानी अंदर का गोला है किसको बता रहा है? ये आपकी सामर्थ्य को बता रहा है कि आप यहाँ तक कर सकते हैं किसी कार्य को। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी सहायता प्रदान कर दी जाए तो उस कार्य को आप इतना कर सकते हैं, यानी इस क्षेत्र तक कर सकते हैं। तो जो सहायता प्रदान, जिस सहायता प्रदान के द्वारा जो क्षेत्र आपका बढ़ा है वही है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। किसके द्वारा? थोड़ी सी सहायता, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर संभावित सहायता कर दें, जो कुशल व्यक्ति है जो आपको सहायता दे सकते हैं वो कर दें, तो आपका इतना विकास हो सकता है, इतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये अंतर है, इसी को ही बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमी डिस्टल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सी डेवलपमेंट। इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा है और निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा है। यानी कौन सा क्षेत्र है? जो आपको सहायता प्रदान करके जो जितना आप कैपेसिटी बढ़ती है वही है ZPD। अब जो सहायता है इसको नाम दिया है स्कैफोल्डिंग का। क्या नाम है? ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग, यानी वो टेक्निक या वो सहायता जो आपको प्रदान की जा रही है वो क्या है? स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग कोई ना कोई तो देगा, कोई व्यक्ति देगा, कोई किसी के द्वारा देगा। तो जो व्यक्ति दे रहा है, जो ज्ञानी है, उसको बोलते हैं MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो सहायता देगा उसकी नॉलेज ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, आपके चहेते कोई भी हो सकते हैं। तो सहायता को नाम दिया था स्कैफोल्डिंग, या उस टेक्निक को स्कैफोल्डिंग किया था। जो सहायता दे रहा है, सहायता करता है, उसको MKO वर्ड नाम दिया था। और सहायता से जितना आपका विकास हुआ है उसको बोला है ZPD। इसके साथ ही भाषा विकास, भाषा है वो विचार संज्ञानात्मक भाषा विचार संज्ञानात्मक विकास में भाषा व चिंतन महत्वपूर्ण है। वो कौन सी है? निज भाषा को महत्वपूर्ण माना। अब निज भाषा कौन सी है? हमने जीन पियाजे पढ़ा था। जीन पियाजे में एक ईगोसेंट्रिक स्पीच पढ़ी थी, बालक खुद से बात करते हैं। वही क्या है? उसी को ही लेव वाइगोत्स्की ने निज भाषा नाम दिया था, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। भाषा 3 प्रकार बताए, एक तो सामाजिक, एक आत्म और तीसरा है व्यक्तिगत या फिर निज या फिर स्वकेंद्रित भाषा। खेल एवं भाषा में
वाइगोत्स्की ने खेल के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना किसको? भाषा को, जिससे यह आत्म अनुशासन, आत्म संतुष्टि, आत्मबोध एवं आत्मनियमीकरण सीखता है। उसने सांस्कृतिक वहीवाद की सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना मानव विकास एवं अधिगम में। इसके साथ ही जो निर्मितवाद उपागम है, जो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच पढ़ रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ये क्या क्या बदलाव लाते हैं छात्रों में। छात्र के लिए उपागम ये एक्टिव लर्निंग है। ये क्या है? एक एक्टिव लर्निंग है, ना कि पैसिव। संप्रेषित कौशल का विकास होता है, जैसे वार्तालाप, यानी ये एक कौशलों के जो संप्रेषण से रिलेटेड कौशल है, इनका भी विकास करता है। ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास, चिंतन, बोध, समस्या समाधान, इस प्रकार का भी विकास होता है। जो ज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, जैसे चिंतन, बोध और समस्या समाधान, इनका। जिज्ञासा की संतुष्टि, जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके जिज्ञासा की संतुष्टि भी होती है, यानी खुद ज्ञान का निर्माण करना सीख जाता है तो उसे संतुष्टि की भी, सेटिस्फेक्शन भी होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सहायक है और अधिगम स्थानांतरण पर बल दिया है। लर्निंग जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र कैसे होता है लर्निंग का, उस पर भी बल देता है। इसकी विधियां कौन कौन सी है? निर्मितवाद, उपागम है। इसको रचनावाद भी कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो इसकी है संप्रत्यय कॉन्सेप्ट मैपिंग, मानचित्रण, संप्रत्यय का मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, समस्या समाधान विधि, जांच पड़ताल उपागम और सामाजिक जांच उपागम। ये 4 विधियां दी गई है और ये पूर्ण से अंश की ओर बल देता है, फोकस रहता है। नेक्स्ट है आधुनिक संज्ञानात्मक, किसने? जेरोम ब्रूनर ने दी थी, यानी जो संज्ञानात्मक थ्योरी है उसको थोड़ा मॉडर्न करके दिया था और इनकी पुस्तक का नाम था प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड दूसरी पुस्तक थी, पहली थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और दूसरी थी रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ब्रूनर ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अधिक विकसित करते हुए चिंतन में भाषा की अधिक महत्व दिया, यानी इन्होंने चिंतन के अंतर्गत भाषा को भी महत्वपूर्ण माना, महत्व दिया। किसने? ब्रूनर ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब भाषा का इन्वॉल्वमेंट किया तो इन्होंने अपनी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी दी। बालक को किसी भी अवस्था में कोई भी विषय सिखाया जा सकता है। जीन पियाजे क्या मानता है कि कौन सी अवस्था में क्या सीखेगा, कौन सी अवस्था में क्या सीखेगा, उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी थी। लेकिन जेरोम ब्रूनर मानते हैं कि किसी भी अवस्था में कुछ भी विषय सिखाया जा सकता है, बस उस अवस्था में उस टेक्निक को दिखाना पड़ेगा कि क्या सिखाना है और कौन सी टेक्निक है। तो इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई, जिसमें 3 प्रकार की अवस्थाओं में ये है कि आप किस अवस्था में किस प्रकार से सिखा सकते हो। कुछ भी सिखा सकते हो, लेकिन कैसे सिखाना है वो 3 अवस्थाओं में। पहली है इनेटिव, दूसरी आइकॉनिक, तीसरा है सिंबॉलिक। इनेटिव यानी क्रिया के द्वारा व्यक्त करना सीखा जाता है बच्चों में, जैसे दूध की बोतल देखकर हाथ और पैर मुँह चलाना। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक यानी दृश्य प्रतिमा या फिर चित्र के द्वारा सीखता है। तीसरा है सांकेतिक यानी भाषा एवं संकेतों के द्वारा सीखता है। ये 3 अवस्थाएं हैं, इनको देखते हैं। जो इनएक्टिव स्टेज है, सक्रियता अवस्था है, वो कितनी से कितने एज के लिए है? 0 से 3 वर्ष के लिए है। यानी अगर 0 से 3 वर्ष बालक को सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, तो वो किसके द्वारा सिखाया जा सकता है? वो इस अवस्था के अंतर्गत की विधि निर्माण अवस्था इनएक्टिव फेज है। इस अवस्था में बालक है वो गामक क्रिया या फिर शारीरिक क्रिया के द्वारा सीखते हैं, यानी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उसको सिखाया जा सकता है, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, चलना, ये सभी कर रहे हैं, यानी कुछ भी सिखाना है इनके द्वारा सिखाया जा सकता है उन्हें। दूसरी है आइकॉनिक यानी दृश्य प्रतिमा अवस्था, 4 से 8 वर्ष के लिए है, यानी कुछ भी सीखेंगे वो देखकर सीखेंगे। मूर्ति प्रधान अवस्था भी कहते हैं इसे। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखते हैं। यह वास्तविकता का चरण है और बोधात्मक क्षेत्र में प्रतिमाओं का चरण है। तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज, जैसे कि आप मैथ के क्वेश्चन सांकेतिक भाषा में सीख जाते हो, सांकेतिक अवस्था है। ये 8 से 13 वर्ष की अवस्था है, यानी इसके बाद में आप सभी प्रकार की अवस्थाओं का उपयोग कर सकते हो 13 के बाद। ये प्रतीकात्मक अवस्था है, इसके लिए शब्द चरण भी कहा गया है। यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, यानी आप सांकेतिक भाषा में किसी भाषा को सीख रहे हो, वो भी क्या है? सांकेतिक भाषा में है। पढ़कर सीखना वो भी क्या है? एक सांकेतिक भाषा में सीख रहे हो। तो ये बताया था जेरोम ब्रूनर ने। तो ये था इसके
सिद्धांत और ब्रूनर ने कक्षा शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने पर बल दिया। इन्होंने आगमनात्मक विधि है उस पर बल दिया। दो प्रकार की विधियां पढ़ते हैं हम, एक तो आगमनात्मक, एक निगमनात्मक। आगमनात्मक यानी जिनमें उदाहरण पहले दिया जाता है, नियम बाद में बताया जाता है। ब्रूनर ने इंट्यूटिव थिंकिंग है जो अंतर्दर्शी चिंतन है, इस पर तत्कालीन ज्ञान पर बल दिया। विषय की संरचना पर बल, अन्वेषणात्मक सीखने पर, अन्वेषण के रूप में यानी खोज के द्वारा सीखने पर बल दिया। सीखने में सामाजिक संबद्धता एवं व्यक्तिगत संबद्धता पर बल, तत्परता व शिक्षार्थी समन्वय के कार्यों को महत्व देना, यानी इन पर बल दिया। एक थ्योरी हम और पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के बाद, जो है मानवतावादी अवधारणा, और सभी को पता है जो इसके सिद्धांत हैं, इनमें सबसे पहले नाम आता है अब्राहम मैस्लो का और फिर कोलरेजस का। अब्राहम मैस्लो का हमने सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, जिसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, वो हम पढ़ चुके हैं किसमें, मोटिवेशन लेक्चर में। आपको देखना है, आप कंप्लीट साइकोलॉजी का जो मोटिवेशन का लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हो। और जो कोल रोजर्स है, इन्होंने बताई थी अनुभवजन्य या अधिगम सिद्धांत, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये बताया था कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स का जो ये बताते हैं कि अर्जित ज्ञान का उपयोग में लाने में होता है, यानी एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है कि आपने ज्ञान जितना अर्जित किया है उसको उपयोग कैसे ले रहे हो, इसके बारे में बताया था। इसके अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत रुचि तत्परता का समावेश होता है। विद्यार्थी समव्य ही अधिगम हेतु पहल करता है, समव्य ही मूल्यांकन करता है, करके सीखने पर बल और सीखने की इच्छा पर बल दिया था। यानी एक तो व्यक्ति करके, बालक करके सीखता है और सीखने की इच्छा खुद की होती है। यानी ये था एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अर्जित ज्ञान का कैसे उपयोग कर रहे हो, इस पर बल दिया था कार्ल रोजर्स ने। तो ये थे आज के जो हमने 2 प्रकार की अवधारणा पढ़ी, पहली थी निर्मितवाद और दूसरी थी मानवतावाद, जो इसके सिद्धांत देखे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है लर्निंग का ही, जिसको हमने पार्ट 5 नाम दिया है, इसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग ट्रांसफ़र और लर्निंग कर्व के बारे में, यानी कंप्लीट लर्निंग हो जाएगी ये 3 टॉपिक करते ही। यानी हमारे 5वें पार्ट में क्या हम पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लर्निंग ट्रांसफ़र एंड लर्निंग कर्व के बारे में जानेंगे। जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसका PDF है वो कहाँ मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून।